हेलो। आज के टॉपिक्स हैं: एक, वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु। दो, आर्द्रता, बादल, वर्षण एवं वर्षा। तीन, वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर फैला है। ये गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। अतः पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का है, जबकि 1% भाग में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन तथा जेनॉन आदि गैसें शामिल हैं। वायुमंडल का संगठन। गैसें। भारी गैसें। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। हल्की गैसें। नियॉन 0.002%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जेनॉन 0.00036%, जेनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है तथा दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन वायुमंडल में स्थायी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। धूलकण सामान्यतः वायुमंडल के निचले भाग में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकण है। पृथ्वी के पृष्ठ के निकट वाली वायु में अपेक्षाकृत भारी मात्रा में जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के तापमान में अनियमितता पाई जाती, जिससे दिन और रात के बीच तापमान चरम रूप से घटता बढ़ता। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तापमान तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर निम्न क्रम में क्रमशः विभाजित किया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। समस्त मौसमी परिवर्तन जैसे बादल, कोहरा, ओला, आंधी तूफान आदि क्षोभ मंडल में ही होता है। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता कहलाती है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास भूमि से विकिरण के कारण होता है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। इसे ताप की सामान्य ह्रास दर, डिके रेट कहा जाता है। संवहनीय तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण क्षोभ मंडल को संवहन मंडल तथा विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है तथा क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच स्थित है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल बादल तथा मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है तथा ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं चलती हैं। इसीलिए वायुयान चालकों के लिए ये आदर्श मंडल माना जाता है। ओजोन परत, जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल के समताप मंडल परत में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई देते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। मध्यमंडल का विस्तार धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। मध्यमंडल में नाक्टिल्यूसेंट बादल ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं, जिसका निर्माण उल्का, धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है। आयन मंडल का विस्तार धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई के साथ आयन मंडल में तापमान की वृद्धि होती है, अतः ये समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। इस कारण इस मंडल का प्रयोग दूर संचार के लिए होता है। आयन मंडल ऊंचाई के साथ कई परतों में विभाजित होता है, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत तथा जी परत। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल उत्तरदायी है। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो आयन मंडल के ऊपर है। बाह्य मंडल की ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संयोजन पाया जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में विभाजित किया गया है। सममंडल में उपमंडल के रूप में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल होते हैं। इसका डॉग सागर तल से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। विषम मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। सूर्यातप एवं सौर विकिरण।
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे सौर्थिक स्थिरांक कहते हैं। सामान्यतः धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती घटती जाती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे विकिरण कहते हैं। ऊष्मा गतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है रुद्रोष्म कहलाती है। जब कोई भी वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका ताप बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को रुद्रोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित लघु तरंगों सौर विकिरण का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातपन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती हैं। सूर्य ऊर्जा की विद्युत को चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। इसमें बहुत अधिक ताप और दाब पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसके बाद ऊर्जा की अपार मात्रा नाभिकीय संलयन द्वारा जनित होती है। इसके बाद ऊर्जा सूर्य की सतह की ओर जाती है। वायुमंडलीय दाब एवं परिभ्रमण। वायु में भार होता है जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है। इसे ही वायु दाब कहा जाता है। किसी भी वायु स्तंभ का दाब उसके भार के बराबर होता है, अर्थात मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए पारा वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पठन में अचानक या तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देती है। बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का संकेत है। वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को संकेतित करती है, जिसे दाब प्रवणता कहा जाता है। पृथ्वी पर आयतन का अधिकतम ऋतुनिष्ठ विपर्यास ध्रुवीय अक्षांश कटिबंध में स्थित है। सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियां, स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर आदि कारकों के कारण वायुदाब में दैनिक तथा वार्षिक परिवर्तन होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब क्षेत्र के परितः परिसंचरण का प्रतिरूप वामावर्त अथवा केंद्र की ओर होता है। पवने या वायु प्रवाह। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। इस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। चुंबकत्व पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि दाब प्रवणता, घर्षण, कॉरियोलिस प्रभाव पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक है। दाब प्रणाली बल पवन के संचालन, इसके वेग को निर्धारित करने में सबसे शक्तिशाली व सहायक होती है। पवन की चाल पवन वेग मापी या एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तथा उसका धरातल समतल नहीं है। इस कारण अन्य शक्तियों जैसे दाब प्रवणता बल तथा कॉरियोलिस बल आदि के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। प्रचलित या भूमंडलीय पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इसे स्थायी या गृहीय पवनें भी कहते हैं। डोलड्रम, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें तथा ध्रुवीय पवनें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धरातलीय पवनों का आदर्शीकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है। प्रचलित पवनों के अंतर्गत मुख्यतः व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें तथा ध्रुवीय पवनों को सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवत यानी भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में तीव्र वायुदाब कटिबंध हैं। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में वर्ष भर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें यानी वेस्टलीज कहते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आई वायु संहतियां पछुआ पवनों के ही भाग होते हैं। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 से 35 डिग्री की मेखला से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यानी 60 से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली स्थायी पवनें हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण पछुआ पवनें अधिक जटिल हो जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय तथा शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होने के कारण पछुआ पवन की गति तेज होती है, जिससे कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है।
पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझावत चला करते हैं। इनकी प्रचंडता के ही कारण दक्षिणी गोलार्ध में इसे 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 एवं 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 कहते हैं। जेट प्रवाह एवं स्थानीय पवनें। जेट प्रवाह क्षिप्र पवन की संकीर्ण विसर्पी पट्टियां होती हैं जो क्षोभ सीमा के निकट मध्य अक्षांश में प्रवाहित है और भूमंडल को घेरती हैं। ये 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। भूविक्षेपी वायु समदाब रेखाओं के समानांतर 600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बहती हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर चलती हैं। जापान की अति प्रवण घाटियों में से अवधमन करने वाली गर्म और शुष्क पवन यामो कहलाती है। जेट स्ट्रीम या जेट वायु धाराएं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय पवन यानी सर्कमपोलर धारा होती है। ये नदी की विसर्पित एवं लहरदार धारा के रूप में निरंतर चलती रहती है, जिसे रौसवी धारा कहते हैं। ये संकरी, सर्पीली तथा अत्यधिक तेज रफ्तार वाली वायु धाराओं की पट्टी होती है जो प्रचलित पछुआ पवन में दबी रहती है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। इनकी चौड़ाई 40 से 160 किलोमीटर तक तथा मोटाई 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर से होती है। जेट स्ट्रीम में वायु के लंबवत संचार से क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल में वायु तीव्रता से मिश्रण हो जाता है, जिससे मानव जनित प्रदूषक क्षोभ मंडल से समताप मंडल में पहुंच जाते हैं और प्रदूषक का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे तत्व ओजोन परत को नष्ट करने लगते हैं। जेट धारा के प्रकार। जेट धारा के सामान्यतः 4 प्रकार हैं जो निम्न है। नंबर 1, ध्रुवीय जेट वायु धाराएं यानी पोलर जेट स्ट्रीम्स। ये 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, इसकी उत्पत्ति 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होती है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ये अधिक अनियमित होती है। इसकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल में भारत और अफ्रीका के ऊपर चलती है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए ये जेट धारा उत्तरदायी होती है। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये धारा 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं की क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह होता है। भारत में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ इसी के कारण आता है। आर्द्रता, बादल, वर्षण एवं वर्षा। संस्था। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। वायुमंडलीय आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आर्द्र ऊष्मा या ह्यूमिड हीट भी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में शीत ऋतु की अपेक्षा आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, फलतः मौसम उमस भरा रहता है। इस समय आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। किसी निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जलवाष्प शोषण करती है, उसे वायु की शोषण करने की क्षमता या आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाती है तो उसे संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, उस बिंदु को ओसांक बिंदु कहते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। वायु में नमी मापने हेतु हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नमी की मात्रा बढ़ते हुए अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। तूफानी मौसम में बैरामीटर के पाठ में एकाएक कमी दिखती है, अर्थात पाठ का मान गिरता है। वर्षण। जब जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षण कहते हैं।
किसी स्थान में होने वाली वर्षा को निम्न कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, भाप भरी हवाओं में बाधा, पर्वत आदि का विस्तार, जलाशयों का विस्तार, वनस्पतियों का आवरण आदि। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। सहिम वृष्टि हैवी रेन द्रवण का रूप नहीं है, जबकि ओस, कोहरा तथा तुषार द्रवण का रूप है। धरातल पर सामान्यतः 3 प्रकार की वर्षा होती है: संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा तथा पर्वतीय वर्षा। विषुवत रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्ष भर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग में वायु चारों ओर से केंद्र की ओर जाती है, जिससे चक्रवात के मार्ग में मूसलाधार वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रभाव पर्वतीय वर्षा से संबद्ध है। पर्वतीय वर्षा में पर्वतों के पवन विमुखी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, किंतु पवन विमुखी ढाल वर्षा से अछूते रहते हैं, क्योंकि जब पवनें पर्वतों के दूसरी ओर नीचे उतरती हैं तो शुष्क होती जाती हैं। ये वर्षा विहीन भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। बादल, मेघ, तड़ित झंझा। पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों अथवा जल सीकरों की राशि को बादल अथवा मेघ कहते हैं। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। बादल संघनन कंडेंसेशन के परिणाम है। मेघों से वर्षा उत्पन्न करने की तकनीक को मेघ बीजन कहते हैं। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋतु परिषद ने बादलों को 10 प्रकारों या भागों में विभक्त किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 1. पक्षाभ बादल वायुमंडल में सबसे अधिक शोभ पर पाया जाता है। इसकी रचना हिम क्रिस्टल से होती है। सूर्य का प्रभात मंडल प्रकाश के अपवर्तन से पक्षाभ मेघों के हिमस्फुटकों से उत्पन्न होता है। 2. पक्षाभ स्तरी बादल सिरोस्ट्रैटिस क्लाउड्स मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये सफेद रंग के तथा कम घनत्व वाले होते हैं। 3. पक्षाभ कपासी बादल सिरो कम्यूलस क्लाउड्स प्रायः छायाहीन होते हैं। ये सदैव पंक्तियों अथवा समूहों में होते हैं। ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। पक्षाभ कपासी बादल को मैक्रल स्काई भी कहा जाता है। 4. स्तरीय मध्य बादल ऑल्टोस्ट्रैटिस क्लाउड्स का रंग भूरा अथवा नीला होता है। इसमें कहीं कहीं बादलों की पतली परत से सूर्य अथवा चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है। 5. कपासी मध्य बादल ऑल्टो कम्यूलस क्लाउड्स श्वेत और भूरे रंग का होता है तथा पंक्तिबद्ध या लहरों के रूप में पाया जाता है। ये मेघ छायादार होता है। 6. स्तरीय कपासी बादल स्ट्रैटो कम्यूलस क्लाउड्स समूहों, पंक्तियों अथवा लहरों में दिखाई पड़ते हैं। ये सामान्यतः ठंड के मौसम में संपूर्ण आसमान को आवृत कर लेते हैं। 7. स्तरीय बादल स्ट्रैटस क्लाउड्स निम्न बादलों का प्रतिनिधि होता है। ये बादल कोहरे के समान होता है। इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण अथवा उनके उत्थान के कारण होता है। 8. वर्षा स्तरीय बादल निम्बोस्ट्रैटिस क्लाउड्स धरातल के अधिक निकट पाया जाता है तथा इसका रंग भूरा अथवा काला होता है। इसे वर्षा मेघ भी कहते हैं। इस बादल से जलवृष्टि अथवा हिमवृष्टि होती है। वर्षा मेघ वर्षाधारी मेघ होता है। ये लगातार वर्षा करते हैं। वर्षा वाहक बादल काले दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। 9. कपासी बादल कम्यूलस क्लाउड्स अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। ये बादल सामान्यतः लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है। 10. कपासी वर्षा बादल कम्यूलस निम्बस क्लाउड्स अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे होते हैं तथा इस बादल से वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की संभावना अधिक रहती है। बिजली का तेजी से चमकना तथा बादलों की गरज तड़ित झंझा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्षा वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः भूमि पर गिरता है। इसे वर्षा की संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः वर्षा की बूंदों का आकार लगभग 0.5 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर के बीच होता है। वर्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघों से होती है। वर्षा का वितरण मानचित्र पर आइसो हाइट से दर्शाया जाता है। वर्षा का वर्गीकरण। संवहनीय वर्षा। जब भूतल बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो हवा गर्म होने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है और वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है और बिजली की गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, जिसे संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ये वर्षा बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु की समहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे ही ये ऊपर उठती है और फैलती है तो तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। तब वर्षा होती है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा के समय कपासी मेघ पवनोमुखी ढाल पर तथा स्तरीय मेघ पवनाथिमुखी ढाल पर होते हैं। चक्रवातीय वर्षा।
चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहां गर्म एवं शीतल वायु राशियों के टकराने के कारण भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और गर्म वायु राशि के शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ जाने से संघनन की क्रिया होती है। तत्पश्चात वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा को मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षों को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तड़ित झंझा। तड़ित झंझा या झंझावात स्थानीय विध्वंसक तूफान होते हैं जो अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान 0 से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह होता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की ओर वाताग्र प्रवाह पृथ्वी की ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की भांति सर पे अवरोहण करती है। वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। वायु राशियां वायुमंडलीय हवा की विशाल राशि या पुंज जिसके भौतिक गुण विशेषकर तापमान तथा आर्द्रता क्षैतिज दिशा में एक समान होते हैं, वायु राशि कही जाती है। वो समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों के 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं: उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका तथा आर्कटिक। वायु राशियों के प्रकार। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियों में वर्गीकृत किया जाता है: उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि MT मैरीटाइम ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय CT कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ध्रुवीय महासागरीय MP मैरीटाइम पोलर, ध्रुवीय महाद्वीपीय CP कॉन्टिनेंटल पोलर, महाद्वीपीय आर्कटिक CA कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। इन वायु राशियों में उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। वाताग्र। जब दो विपरीत भौतिक गुणों वाली वायु राशियां विपरीत दिशा से आकर मिलती हैं, तो उनके बीच निर्मित ढलुआ सीमा सतह या विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश का निर्माण हो जाता है, जो वाताग्र कहलाता है। वाताग्र प्रदेश शिखर के न समानांतर होता है और न ही लंबवत, बल्कि ये त्रिविमीय ढलुआ क्षेत्र होता है। वाताग्र को प्रकृति एवं स्थिरता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। जब दो विपरीत भौतिक गुणों वाली वायु राशियां एक वाताग्र से अलग होती हैं परंतु एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो उसे स्थायी वाताग्र कहते हैं, क्योंकि वे ऊपर नहीं उठ सकती हैं। जब गर्म, हल्की एवं आर्द्र वायु आक्रामक होकर वाताग्र के सहारे ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर चढ़ती हैं, तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। इसका ढाल मध्य अक्षांशों में 1/100 से 1/400 तक होता है। जब ठंडी एवं भारी वायु राशि आक्रामक होकर हल्की एवं गर्म आर्द्र वायु राशि को ऊपर उठा देती है, तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। इसका ढाल 1/25 से 1/100 तक होता है। शीत वाताग्र सामान्यतः उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेज गति से चलते हैं, इसलिए बहुधा उष्ण वाताग्र से आगे निकल जाते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से तीव्र गति से गमन कर उष्ण वाताग्र में मिल जाती है, तो उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसमें गर्म वायु का धरातल से संपर्क टूट जाता है। चक्रवात। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर केंद्राभिमुखी समवायुदाब रेखाएं विस्तृत फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में होती है। इसका आकार प्रायः अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। किसी चक्रवात अक्ष पर असामान्य उच्च ताप और निम्नतम दाब होता है। पृष्ठीय वायु तरंग केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है और वायु तरंग केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है। जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तृप्ति और आर्द्र वायु उठती है, तो तूफान और मधुर तूफान, गहनता, वर्षा और ओला जैसी घटनाएं घटित होती हैं। जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हैं। चक्रवात की वाताक्षी या आंख के अंदर का तापमान आसपास के बाहरी तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चक्रवात केंद्र में कम दाब वाला एक परिसंचरण तंत्र उत्पन्न होता है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर चक्रवात को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है: शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण 2 विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा गर्म हवाओं के मिलने के कारण होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अक्षांशीय विस्तार 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है।
इनकी दिशा पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। इनके चलने के मार्ग को झंझा पथ स्टॉर्म कहते हैं। अधिकांश संख्या में शीतोष्ण समुद्री मील की शुरुआत अधिकतर हिंद महासागर में होती है। मध्य अक्षांशीय चक्रवात प्रबल ताप विपर्यास के क्षेत्रों में बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जब पवन हर ओर से केंद्रीय अल्पदाब क्षेत्र की ओर वामवतीन दिशा में चलती है, तब इस परिघटना को उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य ही दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सामान्यतः दोनों गोलार्धों में कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य होती है। निम्न अक्षांशों के मौसम, खासकर वर्षों पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। उष्ण कटिबंधीय समुद्री मील सामान्यतः वृत्ताकार या अंडाकार होते हैं, परंतु इनमें समदाब कोयले की संख्या बहुत होती है। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। टॉर्नेडो में केंद्र की ओर वातावर्त वाजों की कोणीय चाल बढ़ती है। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु फ्यूजिता स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो का प्रचक्रण सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मैदान क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहते हैं। कैरिबियन सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ताउते एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। वर्ष 2008 में आए इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को नरगिस नाम दिया गया था। फिलीपींस में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बागियो कहा जाता है। वर्ष 2019 में डोरियन, हैजीबेस, लेकिमा तथा मिटाक जैसे तूफान या हरिकेन से सर्वाधिक प्रभावित देश क्रमशः बहामास, जापान, चीन तथा जेजू, दक्षिण कोरिया था। चीन सागर के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। प्रतिचक्रवात चक्रवात का विपरीत रूप ही प्रतिचक्रवात होता है। ये वृत्ताकार समदाब लेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम और बाहर की ओर क्रमशः निम्नवत होता है। इसी कारण से हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवात आकार में चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक बड़ा होता है। इसकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनके केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिस कारण से केंद्र का मौसम साफ रहता है तथा प्रतिचक्रवात में वाताए फ्रंट नहीं बनते हैं।